झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले टाइगर जयराम मतुदा हमारे साथ है। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार आपका भी, और आपका भी स्वागत करते हैं अपने खेल के उस मैदान में जहां से मैंने अपनी पहचान बनाई है, अपनी पकड़ बनाई है और अपने लिए एक स्थान मैंने बनाया है। उस खेल के मैदान जो मेरा इतिहास, मेरी यादें, मेरा प्रेरणा, मैं आपका वहाँ स्वागत करता हूँ। आपकी पूरी चंदन क्यारी सारे साथियों का स्वागत करता हूँ और कुछ मेरे तो चाची के भी हमारे साथी हैं जो बचपन से हम साथ खेले कूदे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अच्छा दादा, अभी तो हम लोग क्रिकेट खेल की बात थी और हालांकि बाद में फिर देखा जाएगा, बात हो गई थी, लेकिन अभी बात है चुनाव को लेकर कितनी तैयारी चलती है जाए झारखंड में बदलाव को लेकर के। लेकिन अक्सर लोग ये चीज कहते हैं कि जो है हर बार कोई न कोई आता है, सत्ता में आता है, किसी को एक आशा लगा करके उनको वोट देते हैं कि ये आएंगे तो ये हमारा काम करेंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात हो या किसी नेता की बात हो। लेकिन जब सत्ता पर आते हैं तो फिर अक्सर देखा जाता है कि वो अपने बातों से मुकर जाते हैं, या लोग भी कहते हैं कि जो है पहले आते हैं लेकिन जो है सीट मिलने के बाद बदल जाते हैं। तो आप भी जो है लगातार 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बिना कुछ पद में रहते हुए काफी कुछ कर चुके हैं, लोग भी मानते हैं और सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से लोग जानते भी हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप भी किसी पद पर पहुंच जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले के तरह ही देखने को मिल पाएगा। देखिए, हाँ, ये सवाल आता है, ये पहला ही सवाल अक्सर लोगों के जहन में होता है कि नहीं चलिए अभी जयराम महतो टाइगर की तरफ बहुत दहाड़ता है लेकिन भविष्य में कहीं बदल ना जाए। या फिर ये सवाल आता है कि चलिए उन लोग कह रहा है सभी नेताओं को उन लोग कटघरे में रखता है, सभी नेताओं को दोषी ठहराता है, तो उन लोग में क्या मेरिट से और तो क्यों उनको वोट दिया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं हाल ही पहले देखिए धीरज साहू का मामला आपके सामने आया। मैं बार बार कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 में बदलाव जयराम महतो लेकर आएगा, लेकिन जो विचारधारा 2024 में बदलाव लेके आएगी वो हमसे मेल खाने वाली विचारधारा होगी, यानी हमसे विपरीत विचारधारा नहीं होगी, ना हमसे भिन्न विचारधारा होगी। वो विचारधारा हम लेके आए, सुभाष जी लेकर आए, राजा राम लेके आए, या फिर हमारे जगन्नाथ बाबू लेके आए, या तो ख्वाजादुन लेकर आए, कोई भी इस जगह बैठा हुआ कोई भी शख्स होगा, लेकिन मेरी जो विचारधारा है, जो मेरी सोच है, उस सोच से मेल खाएगी। अभी उदाहरण के लिए सही बात, देखिए आज के डेट में हम निश्चय ही सभी नेताओं को हम कटघरे में रखते हैं। देखिए जितेंद्र बाबू, आप सभी को जानता है, अगर मनुष्य का मान के चलिए कुल मिलाकर अभी हम लोग 2 जीवन से परिचित है, एक गृहस्थ जीवन, एक सन्यास का जीवन। तो जो लोग सन्यास का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी साधु सन्यासी संत महात्मा, उनको सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है, यानी उनके लिए संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो गृहस्थ जीवन जीते हैं, विवाह करते हैं, विवाह के बाद संतान उत्पत्ति करते हैं, अपने संतान को शिक्षा देते हैं, अपने संतान के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उसकी संपत्ति की चिंता करते हैं, उसकी नौकरी की चिंता करते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो अर्थव्यवस्था है। अब तो हम अर्थ पे बात करें, जो भी राजनेताएं हमारे हैं, लॉजिकली अगर बात किया जाए, आप किसी भी गांव में चले जाएं, अभी तो चाची क्षेत्र में अपने मानटाड़ गांव का इतिहास लेता हूं और वर्तमान को भी लेता हूं। यहाँ सभी किसान वर्ग हैं और किसानों के पास लगभग एवरेज 4 से 5 एकड़ जमीन है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पास, आप तो ये देखते हैं कि धीरज साहू ने 1000 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी। ये तो आप उनकी अचल माफ कीजिएगा चल संपत्ति को देखते हैं, लेकिन अचल संपत्ति पर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। आज हमारे पास 81 विधायक हो सकते 11 ईमानदार होंगे, उनको नमस्कार, लेकिन 70 विधायक ऐसे होंगे जिनके पास अचल संपत्ति के रूप में, यानी जमीन के रूप में लगभग 50-50 एकड़ करके जमीन है। अब हम थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं, अगर 50 एकड़ को हम डिसमिल में तब्दील करते हैं, एक डिसमिल में लगभग 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, यानी 50 × 100 यानी लगभग आपका 50-100 यानी 5000 डिसमिल, यानी एक लीडर के पास झारखंड में 5000 डिसमिल है। अब उसको गुणा भाग करते हैं 1 लाख से, 5000 डिसमिल गुना 1 लाख, क्योंकि एक डिसमिल का 1 ही लाख मानते हैं, यानी 5000 लाख। आपने तो अचल संपत्ति को, माफ कीजिएगा चल संपत्ति को देखा, उनके पास अचल संपत्ति कितनी है इस पर। यानी अगर वो नेता चाहते हैं कि राज्य का भला करे, चाहे एनडीए के वाले हो चाहे इंडिया वाले हो, तो सबसे पहले उनको अपना 50% संपत्ति दान करना होगा। क्या किसी की हैसियत इतनी है? आप अगर कोयलांचल के किसी विधायक को उठाकर देख ले, अभी उन्होंने मैक्सिमम क्या पाएंगे, या फिर किसी भी क्षेत्र, बोकारो जाए, हजारीबाग जाए, कहीं रांची रामगढ़ तक पहुंच जाए, उनका क्या होगा, आपका जाके अपार्टमेंट होगा, आपका मॉल्स होगा, अब उनके नाम पे स्कूल कॉलेज होने लगे हैं। अब देखिए, अब एक चीज क्या होता है जितेंद्र बाबू, देखिए आज बीते 2 सालों में मुझे लगता है आज तक लगभग मेरा 5000 बार इंटरव्यू हुआ, जबकि ये इंटरव्यू किसका होना चाहिए था? मुख्यमंत्री का होना चाहिए था, या फिर उस जनप्रतिनिधि होना चाहिए था। यानी सबसे सवाल सत्ता से होता, या फिर जनप्रतिनिधि जिसको आपने सत्ता की बागडोर सौंपी है। अब देखिए सवाल कैसा होता, जैसे कि सबसे पहला सवाल होता मीडिया का, क्योंकि सवाल मीडिया का होना चाहिए, किससे होता? जनप्रतिनिधि से होता कि आप नेताजी आप एक बात बताइए, जब आप विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय 2000 का समय था और बीते 20 सालों में उस समय आपके पास आपके बाप के द्वारा दी गई 5 एकड़ की जमीन थी, आज आपके पास 50 एकड़ कहां से आया? अब लॉजिकली बात करते हैं, ये मीडिया का सवाल बनना चाहिए, हर एक विधायक से बनना चाहिए। सवाल इसी तरह होता है। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करते हैं, सवाल उसको बैठा के इसी तरह करना चाहिए था
कि नेताजी आप बताइए आप कब से विधायक हैं? 2000 से? ओके चलिए डन, आप 2000 से विधायक हैं। 2000 में आपके पास क्या संपत्ति थी? 5 एकड़ आपके पिताजी का जमीन था। अभी क्या आपके पास 100 एकड़ है। कहां से आया 95 एकड़? 95 एकड़ का मूल्य क्या है? आज के डेट में करोड़ों का मूल्य। चलिए ठीक है, आपने विधायक रहते ही अगर कमाया तो विधायक का पेमेंट क्या है? अगर उदाहरण के लिए माना जाए तो 2000 के टाइम में विधायक का पेमेंट 20,000 था, 2010 के आसपास 50,000 था, आज 2,72,000 है। यानी अगर उस पूरे पैसे को हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा पैसा 25 से 30 लाख तक सिमट जाएगा। यानी 25 से 30 लाख, हार्डली 50 लाख में उसका सारा पेमेंट डील हो जाएगा। तो क्या उसने खर्चा नहीं किया? यानी अगर कोई व्यक्ति 2000 के टाइम में विधायक बना होगा और सारा अपना खर्चा उर्चा करके उसके पास आज के डेट में हार्डली 20 से 25 लाख या उससे कम बचना चाहिए, लेकिन उसके पास अगर करोड़ों रुपए का संपत्ति है तो मीडिया का सवाल वहां बनना चाहिए था कि आप 2000 में जब विधायक बन के आए थे, 2000 में जब आप सांसद बन के आए थे, उस समय आपकी पैतृक जो संपत्ति थी, आपके पास 5 एकड़ जमीन थी, आपकी अकाउंट में 50,000 रुपए की राशि थी, आपके पास किसी प्रकार का कहीं कोई पार्टनरशिप नहीं था। आज 20 सालों में आपकी संपत्ति में इतना इजाफा कैसे है? पहला सवाल मीडिया से बनना चाहिए था। अब मान के चलिए बहुत सारा नेता लोग बहुत चालाक होता है, वो अपना क्या करता है, अकाउंटेंट बोलते हैं ना, हाँ अकाउंटेंट, चलिए अकाउंटेंट के माध्यम से अपना सारा फाइल क्लियर रखता है। वो मान के चलिए अपने 1000 करोड़ संपत्ति का ब्यौरा भी दे दिया कि हाँ मेरी संपत्ति लीगल है। हम मान लिए कि जितने भी विधायक सांसद हैं, अगर उन्होंने अपनी संपत्ति को लीगल भी बता दिया कि चलिए मेरी सारी संपत्ति, मैंने जो चल संपत्ति जमा किया है वो लीगल है, मैंने जो अचल संपत्ति जमा किया है वो लीगल है, अब मीडिया का सवाल खत्म होता है और जनता का सवाल यहां शुरू होता है कि विधायक जी बताइए आपको हमने नेता चुना था या व्यापारी चुना था? अब मीडिया का सवाल खत्म हो गया है। अगर उसका अकाउंटेंट अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं नेताजी ने जो संपत्ति कमाई वो लीगल है, किसी तरह, चूंकि बहुत तेज होता है अकाउंटेंट लोग, उनके जो इकोनॉमी का जो बागडोर जिनको संभालने के लिए दिए वो तेज लोग हैं, चलिए हमने मान भी लिया कि नेताजी को, विधायक जी को उन्होंने बचा लिया कि ऐसे ऐसे दाएं बाएं करके उन्होंने सारा पैसा को व्हाइट करार कर दिया। लेकिन अब जनता सवाल करेगी, अरे हरामखोर नेता, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, मेरा बच्चा नौकरी के लिए मर रहा है, मेरा बच्चा शिक्षा के लिए मर रहा है, तुम व्यापारी बन के विधानसभा में गया है, तुम्हारे पास हजारों करोड़ का संपत्ति कहां से है? यानी सवाल 2 टर्म में होगा। पहला सवाल मीडिया करेगी, किनसे? विधायक से, कि 2000 के टाइम में आपकी संपत्ति क्या थी, आपके पास खेत खलियान कितने थे और आज आपके पास क्या है। जब वो सेटिस्फाइड जवाब दे देंगे, अगर मीडिया के सवालों में नहीं फंसेंगे, तब सवाल जनता करेगी कि आप बताइए कि हमने व्यापारी को भेजा था या जनप्रतिनिधि को भेजा था। ये सवाल बनता है। सेवा करने के लिए आप गए हैं, ये कौन सा सेवा भाई? सारी सुख सुविधा आप ले रहे हैं, ये कौन सा सेवा? तो इसलिए हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जब हम लोग राजनीति करने आएंगे जितेंद्र बाबू, तो हमारे पास जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें 0 या 1-2% का इजाफा होगा। चलिए 2-4 लोग कहीं अपना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका संभव नहीं है, लेकिन ये 1000 एकड़ तक जमीन नहीं पहुंचेगा, ये 100 एकड़ तक जमीन इनका नहीं पहुंचेगा। और सबसे स्पष्ट बात कहेंगे, जब हम लोग विधानसभा और लोकसभा कैंडिडेट देंगे, हम उसी को कैंडिडेट देंगे और बकायदा हम लोग का कोर्ट एफिडेविट होगा, उसमें इस बात का लिखा होगा कि हम लोग जो भी राशि मिलेगी उसको अकाउंट में, जैसे अभी 2,72,000 कुल मिलाकर आपका विधायक का पेमेंट है। अब मान के चलिए अकाउंट में क्या आता है अभी फिलहाल हमको जानकारी नहीं, लेकिन ओवरऑल 2,72,000 है, तो उसमें से 25% अपने जीवन यापन के लिए रखेंगे, जैसा कुछ विधायक सांसद पूर्व में करते थे। अपना दिन भर का 500 रुपया लेते थे, बाकी राष्ट्रपति फंड में रिफंड कर देते थे। तो हम ऐसे लेटर हेड में हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ जारी करेंगे जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे। सोच हमारे पास है, हमारे पास रीजन है। अगर ये नेता चाहते हैं कि अगर ये बेहतर करना चाहते हैं राज्य को, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जेएमएम वाले नेता अच्छा नहीं कर सकते हैं, आजसू वाले नेता अच्छा नहीं कर सकते, बीजेपी कांग्रेस अच्छा नहीं कर सकती है, लेकिन उनको सबसे पहले अपने आप को अच्छा करना होगा। उन्होंने जो आज के डेट में मैक्सिमम, मैं एवरेज बताता हूं, मैक्सिमम जितने भी विधायक है 70 विधायक के पास 50 एकड़ करके संपत्ति होगा। उनको बोलिए अपनी 50 एकड़ की संपत्ति को आज के डेट में 5 एकड़ कर, क्यों नहीं करेगा भाई? आप जनता की प्रतिनिधि है। आज हर एक जनता, मानता हूं किसी गांव में जाइए, हमारे गांव में जाइए, अपना त्रिपुरा में किसी गांव में जाइए, एवरेज 5 एकड़ जमीन किसी के पास होगा, उससे ज्यादा एवरेज किसी के पास ज्यादा नहीं होगा। और आपके पास 50 एकड़ कैसे है भाई? और आप कहते हैं हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि अगर आज के डेट में कोई भी गांव का आदमी होगा, जैसे मेरे गांव में, ऐसा नहीं कि जेपीएससी है, मेरे गांव में आईआईटी है, मेरे गांव में सरकारी टीचर है, लेकिन उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ? हार्डली उन्होंने एक सुंदर घर बनाया होगा, एक 4 चक्का का खर्चा उठाया होगा, और लेकिन जो विधायक था 2000 के टाइम में, आज उसके पास 10 गो, इतना विधायक का पेमेंट इतना इजाफा होगा। ठीक है, अगर एक आम नौकरी करने वाला व्यक्ति, ऐसा बात नहीं है जितने लोग बैठे हैं इनके घर में सरकारी टीचर हैं, उनका क्या इजाफा हो रहा है, एक आम व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके जीवन में क्या इजाफा होता है, और जो विधानसभा में बैठे लोग हैं उनके जीवन में क्या इजाफा होता है। आज 2,72,000 और नया जो अभी सदन में शायद चर्चा और 2,88,000 का, अगर फिर ये मैंने इसमें मोहर लगती है, 2,88,000 सबसे हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया में झारखंड के विधायकों का पेमेंट होगा। तो डिबेट यहाँ होना चाहिए था, मीडिया को पहला डिबेट यहाँ करना चाहिए था, एक से
बिल्कुल एक एक से। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये बाध्यता होनी चाहिए कि हर एक विधायक प्रत्येक 30 दिन में 45 दिन में एक बार मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वहां मीडिया उनसे सवाल करेगी कि 2014 में आपकी संपत्ति इतनी थी, 2019 में इतनी कैसे हुई, बताइए। अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो दूसरा सवाल जनता करेगी। जनता का दरबार लगना चाहिए था। विधायक जिस प्रकार हम लोग अभी लगाते हैं, हम स्कॉर्पियो में खड़ा होते, जनता हमसे सवाल करती है घेर कर, उसी प्रकार विधायकों से घेर कर सवाल हो कि हमने आपको क्या भेजा था, आपको जनप्रतिनिधि भेजा था कि मेरे बच्चे का जब जिस स्कूल में पढ़ने जाए उसकी फी कम हो, मेरा बच्चा जहां इलाज करने जाए उस डॉक्टर का खर्चा कम हो, मेरा बच्चा जब काबिल हो जाए तो एक सामने किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में से एक छोटा सा रोजगार मिल सके। और आपने क्या किया? आज जितने भी विधायक सांसद हैं 95% के बच्चे नहीं छोड़िए, आने वाली 7 पीढ़ी उनका कुछ नहीं उखड़ पाएगी। 7 पीढ़ी सेटलमेंट हो चुका है। और वे लोग अगर राज्य के भला का बात करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए विचारधारा होना चाहिए, उसके लिए सोच होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की सोच होनी चाहिए, समानता की सोच होनी चाहिए। ऐसा किसी के पास नहीं है। 2-4% होगा उनको नमस्कार। तो ये सवाल होना चाहिए। मैं स्पष्ट कहूंगा मैं बहुत गंभीर आपके वीडियो में बहुत गंभीर बयान दे रहा हूं कि पहला सवाल मीडिया को होना चाहिए, पूरे देश में भी। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को भी सवाल हो, देश के गृह मंत्री से भी सवाल होता कि आप बताइए, कोरोना के काल में पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, आपके बेटे जय शाह ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि 1600 करोड़ आपकी संपत्ति में इजाफा हुआ? पहला सवाल होता मीडिया नेता से करती। उसके बाद अगर मीडिया को सेटिस्फाइड कर देती तो सवाल जनता करती कि आपको हमने नेता चुना था कि व्यापारी चुना था। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार कीजिए, क्योंकि व्यापारी प्रॉफिट देखता है। उसके पास ना मानवता होती है, ना समाजवाद की सोच होती है, ना समानता होती है। व्यापारी में कभी समानता की सोच नहीं होती है, क्योंकि आज 2 सालों से हम तमाम कंपनियों में देख रहे हैं, कंपनी यानी एक तरह से व्यापारी सोच के लोग, कॉर्पोरेट लोग, उनमें समानता कभी नहीं है। वो अपना कंपनी का प्रॉफिट चाहते हैं, अपना जो टारगेट है उसको टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। अगर कोई भी झारखंड का पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि राज्य का भला करे, निश्चय वो कर सकता है, लेकिन उसे कम से कम अपनी 75 to 80% जमीन को दान करना होगा। 75 to 80% अपना जो मैंने धन जो गलत तरीके से कमाया है उसे मैंने ट्रस्ट के माध्यम से, चैरिटी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना होगा। तब वो अगर बदलाव की बात करेंगे, इस राज्य को बदलने की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे, तब हम सहमत होंगे। लोग भी यही चीज मतलब कहते हैं कि जो है जयराम दा को, ठीक है, जयराम दा के ऊपर हम भरोसा करते हैं। ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके जो पापा खुद झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, शहादत भी दिए हैं, तो वो शायद ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, हमारे लिए भला करेंगे। लेकिन आपके जो साथी हैं वो लोग क्या आपकी तरह काम करेंगे? वो लोग, हमारा जो पार्टी का संविधान होगा उसमें हम लोग उनको गाइडलाइन में रखेंगे। ऐसा थोड़ी है संविधान से कोई बाहर रहेंगे, कोई रहे। हम तो पहले लोकसभा का चुनाव देखिएगा ना, अभी 1 महीना में हम लोग का जो प्रत्याशी घोषणा होगा, बकायदा हम लोग कोर्ट एफिडेविट करवाएंगे। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो 25% धनराशि, या फिर ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं मैंने पहले हम लोग बैठ लेंगे, क्या लॉजिक हो सकता है? हम लोग को पेमेंट ही मिलेगा वो जनता के हितार्थ के लिए जाएगा, क्योंकि हम लोग सेवा करने की आ रहे हैं। अगर पैसा ही यही अगर मैंने मेवा ही लेना था तो कीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा थोड़ी, हमारे संगठन में जितने लोग हैं, ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं, ट्यूशन पढ़ाए और भी अपना संघर्ष करें। राजनीति में आएंगे तो उन्हें इस तरह का त्याग करना होगा। और हमारे दल से जो भी चुनाव लड़ेगा, हम आश्वस्त करते हैं, बकायदा कोर्ट एफिडेविट होगा और उसमें इस बात की घोषणा होगी कि हमारा जो पेमेंट होगा विधायक या सांसद बनने के बाद, उसका भी हम लोग 25% रखेंगे, 75% बकायदा जनता के लिए जाएगा। अच्छा, एक सवाल की आपने बात करी, जो सवाल ज्यादातर होना चाहिए जब भी आप कहीं भाषण देते हैं तो रैंडमली क्या है कि जो सभा में आते हैं, हर जगह से आते हैं, वो लोग जो है रैंडमली आपसे सवाल कर देते हैं, या मीडिया भी जो है ज्यादातर जो है आपके पास आते हैं सवाल करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इतने सारे आपके साथ सवाल जवाब होता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि ज्यादातर आप ही के साथ सवाल जवाब क्यों किया जाता है? एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात है, मीडिया को भी वही मैंने व्यक्ति अच्छा लगता है कि मीडिया का हमें सवाल पूछना जो उनका उत्तर दे सके। आप झारखंड किसी भी लीडर जाइए, बस कीजिए। जरा मत कभी सवाल का स्किप नहीं करता है। दूसरा बात, उसको एक्सप्लेन करता है अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से, अपने लॉजिक के माध्यम से, अपनी जो विवेक है उस विवेक की शक्ति के माध्यम से उस सवाल का उत्तर एक्सप्लेन करते हुए, ताकि एक आम तार्किक एक्सप्लेन करता है। तो वे सवाल हमसे करते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग इसलिए सवाल करते हैं कि उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर रहता है कि जाइए उससे ऐसा सवाल कीजिए, उसको फंसाइए, बजाइए। तो खैर ऐसा होगा नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल से हम लोग बवाल खड़ा करेंगे, फंसने वाले उलझने वाले हैं नहीं। जितना आप हमसे सवाल करेंगे उतना हम बवाल करेंगे।